वेलकम है भाई सभी का F24 क्लासेस पर। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे एवरी सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर आए, यानी वो यह चाहते हैं कि हमारे सभी सब्जेक्ट में 90 प्लस 95 प्लस नंबर आए, तो देखिए इसके लिए आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर लाना। तो देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं 40 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास जिस भी स्टूडेंट ने कंप्लीट देख ली, यानी शुरू से लगाकर जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को पूरा देखा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके 40 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में जब 40 नंबर की मैं बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर क्या होता है कि 16 नंबर के जो होते हैं आपके परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में माय डियर स्टूडेंट 4-4 नंबर के आते हैं। कितने कितने मार्क्स के? 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में 4 पूछे जाते हैं। कितने? 4। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको यहां से टोटल 16 नंबर के क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न के पूछे जाएंगे। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो दीर्घ उत्तरीय जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, वो आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? तो वो हमारे 6 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये भी हमारे टोटल 4 आते हैं। तो यानी अगर मैं बात करता हूँ 4 नंबर वाले 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसी तरीके से यदि मैं 6 नंबर वालों की बात करता हूँ तो ये हमारे 24 नंबर के पूछे जाते हैं। और आज की ये क्लास इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, देखने के बाद आपके 40 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखा, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस क्लास के अंदर जो भी मैं बताने वाला हूं वो उसके तैयार होने वाले हैं। तो मेक श्योर आज की क्लास आप पूरा देखेंगे और कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्न जो देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हमारे पेपर में भाई 4-4 नंबर के आते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले इतिहास के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के क्वेश्चंस, यानी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आ चुके हैं, ठीक है। और जो प्रश्न हर साल आते हैं वही क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये पहला प्रश्न आप लोग जरूर तैयार करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन कौन था। सबसे पहला प्रश्न है कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे। उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा था। यानी जो नेपोलियन था वो हमारा कौन था, ठीक है, इसके सुधार क्या थे और इसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए इस क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि भाई जो भी मैं यहाँ पर आंसर और क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, साथ ही साथ ऐसी जगह पर नोट करना है जिससे कि इन क्वेश्चंस को आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चंस के आंसर की, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि हमारा 1769 से लगाकर 1882 ईस्वी तक, ठीक है, इसने क्या किया था? शासन किया था। अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट था जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त की थी। इसका जन्म 15 अगस्त 1969 को फ्रांस के क्रोसिका द्वीप पर हुआ था, ठीक है। नेपोलियन ने अपने कौशल से फ्रांस के, ठीक है, नेपोलियन ने अपने युद्ध में कौशल से फ्रांस के विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई, ठीक है, विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। आगे आप लिखोगे कि अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी का क्या बना? फ्रेंच आर्मी का सेनापति भी बना, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए गया। कौन गया भाई? नेपोलियन गया।
इसके बाद 15 दिसंबर सन 1799 को उसे फ्रांस का सम्राट स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आपको एक स्टोरी की तरह तैयार करना है, ये नहीं रटना नहीं है भाई। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, या तो समझ करके तैयार कर सकते हो या फिर कहानी की तरह क्वेश्चंस को समझना है और वैसे तैयार करना है। ठीक है, तो 15 दिसंबर सन 1799 को उसे फ्रांस का क्या किया गया, सम्राट स्वीकार कर लिया गया। 25 दिसंबर सन 1799 को उसने देश में नवीन संविधान लागू किया। ठीक है, तो इसके बाद इतना जब आप लिख दोगे तो यहाँ से आपका जो नेपोलियन के बारे में जानकारी होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी नेपोलियन कौन था, उसका जन्म कब हुआ था, उसने क्या किया था, वो कहाँ का शासक था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। अब आपको इसके बारे में लिखना है कि उसके मतलब उसके सुधार के क्या कारण थे और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आपको शुरू करनी है और लिखना स्टार्ट करेंगे कि नेपोलियन ने निश्चित रूप से फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनका मकसद प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कौशल एवं समर्थ बनाना था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि 1804 में प्रभावित हुई नागरिक सहायता, जिसको हम लोग नागरिक संहिता, ठीक है, प्रभावित हुई नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ठीक है, अब वो क्या क्या परिवर्तन किए गए थे तो यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहला परिवर्तन किया गया था माय डियर स्टूडेंट कि किसानों को भूदस्तों और जागीरदार, ठीक है, भूदस्तों और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसने दिलाई थी, तो ये दिलाई थी नेपोलियन ने। किसको दिलाई थी, किसानों को। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी सांडों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे और तीसरा पॉइंट ये लिखोगे कि यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। चौथा पॉइंट लिखोगे कि जन्म पर आधारित जो भी हमारे विशेषाधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये चार कारण, आपको चार परिवर्तन लिखने हैं जो कि नेपोलियन के आने के बाद हुए थे। ठीक है, नेपोलियन संहिता लागू होने के बाद ये चार परिवर्तन आपको लिखने हैं। एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप दोबारा पढ़ लेना। जैसे कि क्वेश्चंस में दिया था कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो नेपोलियन कौन था उसके बारे में जान चुके, उसके सुधार क्या थे उसके बारे में जान चुके, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो आप लोगों को यहाँ पर 6 पॉइंट के जरिए लिखना है। जैसे कि 4 पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अभी 2 बचे हुए पॉइंट आपको और लिख देने हैं, तो ये सुधार के कारण हो जाएंगे। ठीक है, तो 5वां पॉइंट में आप लिखोगे कि उसने कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लिखोगे कि डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, देखिए डच में क्या था, गणतंत्र स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और साथ ही साथ सामंती व्यवस्थाओं को खत्म किया। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको लिखने थे कि नेपोलियन के सुधार के बाद क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है ये समाप्त हो जाता है और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया। अब आपका केवल इतना कर्तव्य रह जाता है इस क्वेश्चन को नोट करना है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो 2026 के परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, उसको जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिएगा। ठीक है, देखिए जब भी कभी आप लोग SST के यानी सोशल साइंस के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे ना, तो यदि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आता है ना, लेकिन इससे मिली जुली जानकारी अगर आपने आंसर में पढ़ी हुई है, जैसे कि अगर दूसरा कोई भी प्रश्न ऑटो वान बिस्मार्क से रिलेटेड आता है, तो मेक श्योर अगर आप उस क्वेश्चंस में ये वाला आंसर लिखोगे ना, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी मतलब एग्जामिनर जो होगा आपके आंसर को काटेगा नहीं, वो आपको नंबर देगा।
तो फ़ायदा क्या रहने वाला है कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इसके बाद जो भी चीज़ें मैं हाईलाइटेड करवाता हूँ उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में जो भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ उसको आपको याद रखना है। और यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में ऑटो वॉन बिस्मार्क से रिलेटेड आता है तो आपको यदि ये लिख दोगे ना, ये आंसर में ये चीज़ लिख दोगे ना, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क एक जर्मन राजनेता और राजनायिक थे या फिर राजनायिक था जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 1871 से 1890 तक जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर के रूप में कार्य किया। किसने कार्य किया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कार्य किया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पेपर में यदि ऑटो वॉन बिस्मार्क से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो अगर उसमें ये आंसर लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस क्वेश्चंस में जो मैं आंसर करवा रहा हूं ना उसको आपको अच्छे से एकदम तैयार करना है। आगे लिखोगे और उन्हें आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को। आगे आप लिखोगे कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने जर्मनी को एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो इतना आंसर लिख दोगे। इसके बाद अगर और भी थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको उसको भी कराऊंगा। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में आपको इतनी जानकारी तो कम से कम तैयार कर ही लेनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोगों को 5 से 6 लाइनें और लिखनी है, जिसमें से तीसरा पॉइंट आप लोगों का ये है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर चलकर, ठीक है, कौन सी नीति पर चलकर? रक्त और लौह की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट करेंगे कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा, कौन सी नीति द्वारा? कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके कृष्ण की शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, तो ये दो मैंने जो लास्ट में आपके पॉइंट डिस्कस किए, ये 2 पॉइंट, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस किया, फिर 3 है, मतलब 3 मैंने पैराग्राफ 2-2 3-3 लाइन के डिस्कस किए थे। अगर आप इसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क के कोई भी क्वेश्चंस में अगर आप ये लिख दोगे ना, आपको पूरी गारंटी है मेरी, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, बस आपको कुछ वर्ड जो होते हैं उनको याद रखना है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का क्वेश्चंस आया है, अगर मैं इसमें ये चीज़ लिखूंगा तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये हितेश भैया ने कही थी, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की, यानी अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया? जो हमारा असहयोग आंदोलन था ये हमारा किसने चलाया? इसके बाद इस आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को समझना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग लेना चाहते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस लेना चाहते हो कि आपके पेपर में केवल एक ई बुक आपको दी जाए और उस ई बुक में कंप्लीट आपकी सोशल साइंस की तैयारी हो जाए, तो इसके लिए हमने हर एक विषय की, हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट ई बुक तैयार की है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर दी जाएंगी। लेकिन जिस भी स्टूडेंट को ई बुक परचेस करनी है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है। अगर जिस भी स्टूडेंट को ई बुक परचेस करनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है असहयोग आंदोलन। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको असहयोग आंदोलन करके हेडिंग लगानी है, और इसके अंदर आपको पता है क्या लिखना है? इसके अंदर आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा हमारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और लगभग जितने भी आंदोलन है चैप्टर नंबर 2 में, आपके भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में जितने भी आंदोलन हैं, सत्याग्रह ले लो, असहयोग ले लो, सविनय अवज्ञा ले लो, और नमक, जो भी हमारा नमक सत्याग्रह हुआ था, यहाँ तक कि जितनी भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 से, अधिकतर क्वेश्चंस तो आंदोलन से रिलेटेड होंगे। और वो सारे के सारे आंदोलन में जो आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी
वो महात्मा गांधी से रिलेटेड पढ़ने को मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो भी क्वेश्चंस आंदोलन से रिलेटेड आता है, अगर उस क्वेश्चंस में आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर असहयोग आंदोलन के बारे में मैं जो भी बताने वाला हूँ, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोट करना है, ध्यान रखना है। और अगर आपके पेपर में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण में आप क्या लिखोगे। तो असहयोग आंदोलन के कारण में आप सबसे पहला पॉइंट बनाओगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करोगे कि 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वर्ष 1919 में हुआ था। और जलियांवाला हेडिंग बना करके, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग बना करके आपको इतना 3 लाइनों में लिख देना है। इसके बाद आप अगली हेडिंग बनाओगे रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट में आपको ये 3 लाइनें लिख देनी है कि ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने भारतीयों के अधिकारों को और अधिक सीमित कर दिया। क्या कर दिया? भारतीयों के अधिकारों को और अधिक सीमित कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट बना करके आप लिखोगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन चलाने के ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इन 2 घटनाओं के जरिए, मतलब इन 2 घटनाओं से प्रेरित होकर चलाया था, ठीक है। अब चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं, तो आगे आप लोग अगली हेडिंग बनाओगे असहयोग आंदोलन के उद्देश्य। क्या हेडिंग बनाओगे? असहयोग आंदोलन के उद्देश्य। और इसमें आप लिखना प्रारंभ करोगे, सबसे पहला पॉइंट बना करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध। सबसे पहला जो पॉइंट बनाओगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध। और इसके अंदर आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना था, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाओगे स्वराज की मांग। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे? स्वराज की मांग। और इसमें आप लिखोगे कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने स्वराज यानी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तो इसका मतलब होता है स्वराज की मांग, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, ठीक है, जिनको आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग बनानी है असहयोग आंदोलन के तरीके। असहयोग आंदोलन के तरीके हेडिंग बनानी है आपको दूसरी। और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है हड़ताल और बहिष्कार। सबसे पहला पॉइंट आपको बनाना है हड़ताल और बहिष्कार, जिसमें लिखना है कि लोगों ने हड़तालें की। लोगों ने क्या की? हड़तालें की। और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। दूसरा पॉइंट आप बनाओगे कि करों का भुगतान नहीं करना, ठीक है। जो भी हमारे कर थे उसका भुगतान नहीं करना। लोगों ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट बनाना है। चलिए, इसके बाद यदि आप और इसमें लिखना चाहते हो तो इसमें आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया और स्वराज की मांग को मजबूत किया, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग असहयोग आंदोलन में तैयार कर लेते हो, ठीक है, इतना अगर आप असहयोग आंदोलन के अंदर तैयार कर लेते हो तो मेक श्योर आपको क्वेश्चंस के आंसर में कहीं पर भी असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए A to Z, मतलब असहयोग आंदोलन से कुछ भी आता है, केवल आप इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा होना वाला है, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं अभी तक, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, जिन्होंने शेयर नहीं किया भाई शेयर कर देना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न होने वाला है और बोर्ड परीक्षा में देख लो कितनी बार ये आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद के उदय में
उदय के कारणों का, ठीक है, उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा भैया कि आखिर में हमारा राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद के अंदर आप लिखोगे कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो एक राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर जोर देती है। यह एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और पहचान पर आधारित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के अंदर आप इतना लिख दोगे 3-3.5 लाइनों का और राष्ट्रवाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको हेडिंग बनानी है भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण आपको हेडिंग बनानी है। और सबसे पहला पॉइंट आपको बनाना है कि ब्रिटिश शासन का विरोध, यानी भारत में राष्ट्रवाद तभी जाकर के भारत का राष्ट्रवाद हुआ जब ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित किया गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो आपको ब्रिटिश शासन का विरोध में ये 3-3.5 लाइनों का चीज़ें लिख देनी है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग बनानी है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। आपको अगली हेडिंग क्या बनानी है, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। और उसमें आपको लिखना है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जागरूक किया। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग बनाकर आपको इतना लिख देना है। इसके बाद तीसरी आपको हेडिंग बनानी है राष्ट्रीय नेताओं का उदय। महात्मा गांधी, जिसके अंदर आपको लिखना है इतना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में। ठीक है, इसके बाद और भी 2 आपके कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए उन बचे हुए 2 कारणों की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर हमारा 4 रहने वाला है आर्थिक कारण। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा है आर्थिक कारण, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का आर्थिक शोषण किया गया, जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो गई। ठीक है, तो इतना आप लिख दोगे आर्थिक शोषण में। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट आप बनाओगे, पॉइंट नंबर 5, 4 तो हमारा हो चुका है। तो 5वां नंबर पॉइंट आप बनाओगे सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता। और इसके अंदर आप लिखोगे कि भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूकता ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। और अगर आप इतना चीज़ें लिख दोगे ना, ये 4 से 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इन 5 कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अगर उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें लिख दी, एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस पढ़ेगा भी नहीं, आपको पूरे नंबर देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उसके जो भी मैं पॉइंट को हाईलाइटेड करवाता हूँ, उन पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाता है तो मेक श्योर उसका आंसर आप जो भी मैं करवाता हूँ वो आप लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट बनाना है राष्ट्रवाद के प्रभाव। अगला पॉइंट आपको बनाना है राष्ट्रवाद के प्रभाव, क्योंकि हमारी क्वेश्चंस में 3 बातें पूछी गई थी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन कारणों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, इसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा था, वो चीज़ें अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाओगे स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट बनाओगे स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसके अंदर आप लिखोगे, है ना, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के प्रभाव की, कि राष्ट्रवाद के जब राष्ट्रवाद हो के भारत में जब राष्ट्रवाद लागू हुआ था, इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहली जो चीज़ हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि राष्ट्रवाद की भावना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इतना आपको लिख देना है स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे राष्ट्रीय एकता।
अगली जो आप हेडिंग बनाओगे वो बनाओगे राष्ट्रीय एकता, और इसके अंदर आप लिखोगे कि राष्ट्रवाद ने भारतीयों को एकजुट किया। यानी जो भी हमारा राष्ट्रवाद जब भारत में लागू हो गया था, तो राष्ट्रवाद के होने से क्या होता है कि सारे लोग, सभी लोग एकजुट हुए और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बढ़ावा दिया। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवाद ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है। तो देखिए ये जो 2 पॉइंट मैंने आपके लिखा है, सबसे पहला पॉइंट कि स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय एकता, ये दोनों ही पॉइंट आपको राष्ट्रवाद के प्रभाव में लिख देने हैं। और जो भी मैंने ये चीज़ें लिखवाई हैं, इन चीज़ों को एकदम अच्छे से नोट कर लेना, तैयार कर लेना। और जिस भी स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए है कि सर हम बहुत ही कम पैसे पे करके ई बुक लेना चाहते हैं, हमने अभी तक कोर्स वगैरह, देखिए कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आप कोर्स परचेस करोगे ना उसमें भी आपकी पीडीएफ ही दी जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप ई बुक परचेस कर लेंगे ना, इतने कम अमाउंट में ये ई बुक आपके लिए मैंने तैयार की है। तो जिसको भी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे करके ई बुक परचेस करनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हर एक सब्जेक्ट की आपके लिए ई बुक मैंने रेडी कर दी गई है। ठीक है। तो मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करेंगे और ई बुक को लेने का एक बार प्रयास जरूर करेंगे। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, अब आपके पेपर में जो आते हैं, नेक्स्ट चीज़ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा अधिक नंबर की पूछी जाती है सोशल साइंस में, वो होते हैं भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया, आज की इस क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो हमारी थी इतिहास, वो हमारी थी इतिहास। यानी हमने आज की इस क्लास के अंदर इतिहास के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो कि आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हिस्ट्री के तैयार करने हैं और कौन से प्रश्न आपको नोट करने हैं और लर्न करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो सबसे पहला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको आप देख लेना एक बार पेपर में और अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। अब फिर से वही चीज़, ये जो हमारा सत्याग्रह शब्द दे रखा है ना, सत्याग्रह, अगर आपके पेपर में सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है, कोई भी क्वेश्चंस, उसमें आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है। और आपके पेपर में सत्याग्रह से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो जो भी आंसर में मैं करवाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है जाके। ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सबसे पहली आपको हेडिंग बनानी है। तो सबसे पहली आप हेडिंग बनाओगे सत्याग्रह का अर्थ। ठीक है। सबसे पहली आप हेडिंग बनाओगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और इसके अंदर आप लिखोगे कि सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका है। कैसा है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका है। यानी एक ऐसा कह लो आंदोलन होता है जिसमें लौह और अहिंसा शामिल नहीं होती है। क्या? लौह और अहिंसा शामिल नहीं होती है। ठीक है। लौह और हिंसा शामिल नहीं होती है। ठीक है। तो सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने अधिकारों या न्याय के लिए अहिंसक तरीके से विरोध करता है। किस तरीके से विरोध करता है? अहिंसक तरीके से। हिंसा को वो फॉलो नहीं करता है, यानी हिंसा को वो बढ़ावा ना दे करके अहिंसक तरीके से क्या करता है? विरोध करता है। तो वो हमारा सत्याग्रह होता है। ठीक है। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। क्या किया? शक्तिशाली हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। तो सत्याग्रह के अर्थ में ये 4 लाइनें आपको लिख देनी है। ये 4 लाइनें आपको सत्याग्रह के अर्थ में लिख देनी है। और इसके बाद आप लिखोगे
कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन जो कि हमारे निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन हमारे कितने थे? 3। किसने चलाए थे? महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला हमारा जो सत्याग्रह आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। और देखिए चंपारण सत्याग्रह में आपको लिखना क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको चंपारण सत्याग्रह भी एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है। अगर आपके पेपर में चंपारण सत्याग्रह से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो जो मैं चीज़ करवाने वाला हूँ इस चीज़ को आपको अच्छे से एकदम देखना है, नोट करना है और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह में आप नोट करोगे कि किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष। क्या नोट करोगे? किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष। और इसके अंदर आप लिखोगे कि चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? उत्पीड़ित किया जा रहा था। गांधी जी ने किसानों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है, तो किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष, इतना आप लिख देना है। इसके बाद इसमें आपको सफलता हेडिंग बनानी। इसमें क्या सफलता प्राप्त हुई तो वो भी आपको लिखना है। तो लिखोगे कि गांधी के प्रयासों से किसानों को न्याय मिला। ठीक है, क्या मिला? न्याय मिला और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद मिली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको चंपारण सत्याग्रह में लिखना है कि किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष, और इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बनाना है सफलता। जब इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तो उसमें आपको ये 4 लाइनें लिख देनी है, और जब उन्होंने सफलता प्राप्त की तो ये 2 लाइनें लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया 3 आंदोलन में से सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि 1917 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है और इसके बाद अगली आपको हेडिंग बनानी है। चलिए अगली जो आप लोग हेडिंग बनाओगे वो होगी खेड़ा सत्याग्रह। अगली सभी स्टूडेंट हेडिंग बनाएंगे खेड़ा सत्याग्रह, और ये जस्ट 1 साल बाद नमक जो हमारा अभी आगे आपने देखा था चंपारण सत्याग्रह, उसके जस्ट 1 साल बाद हमारा खेड़ा सत्याग्रह चालू हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे कि किसानों के करों के खिलाफ संघर्ष। ठीक है, किसानों के जो कर थे ना उसके खिलाफ जो संघर्ष था उसके बारे में आपको लिखना है कि खेड़ा में सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी। यानी कि खेड़ा में क्या हुआ था कि पानी वगैरह ज़्यादा बरसा नहीं था जिसके कारण सूखा पड़ गया था और वहाँ की फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसानों से कर वसूलना जारी रखा। गांधी ने क्या किया? किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया और उनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो आपको सफलता में आपको बना करके सफलता हेडिंग बनानी है और उसमें आपको लिखना है कि गांधी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जो भी कर थे ना उसकी छूट देने का फैसला किया। तो देखिए हर एक पॉइंट में हर एक चीज़ आपको कराई जा रही है जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो आप नोट करें उसके सरल भाषा में आपको नोट करें, और आपको जब सरल भाषा में कोई भी आंसर पता चल जाएगा तो उसको आप आसानी से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो एवरी प्रश्न जो भी मैं करवाता हूँ उसका जो भी आंसर आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ वो आपका बड़ा ही सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया आंसर होता है। ठीक है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करोगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो मेक श्योर एवरी प्रश्न आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, नोट करना है और इनको लर्न करना है। ठीक है, चलिए अगले हेडिंग जो आपको बनानी है तीसरी वो हमारी होने वाली है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह में आप लोग सबसे पहला पॉइंट बनाओगे कि नमक कर के खिलाफ संघर्ष। ठीक है, सबसे पहला आप लोग पॉइंट बनाओगे नमक कर के खिलाफ संघर्ष, और इसके अंदर आप लिखोगे कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि नमक जो था इस पे हमारा कर लगाया था। देखो कर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कर का मतलब होता है कुछ ना कुछ आपको इसमें से पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर लगाना। तो नमक पर क्या था? ब्रिटिश सरकार ने कर लगाया हुआ था कि अगर आप इतनी मात्रा में इतना इतना नमक लोगे तो आपको इतने इतने हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये होता है कर लगाना। अब देखिए होता क्या है कि जिससे गरीब लोगों को परेशानी हो रही थी,
गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कर का उल्लंघन किया। इस कर का क्या किया? उल्लंघन किया। तो नमक कर के खिलाफ संघर्ष किया किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो ये 4 से 5 लाइनें आपको लिख देनी है। इसके बाद सफलता हेडिंग बनानी है, और सफलता हेडिंग बनाने के बाद में आपको लिखना है कि नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश सरकार को नमक कर को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये सफलता में ये 3 आपको कह सकते हो लाइनें लिख देनी है। चलिए, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की कि नमक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपके सत्याग्रह 3 आंदोलन थे। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि सत्याग्रह के महत्व, सत्याग्रह का महत्व, ये आपको हेडिंग बनानी है। और सत्याग्रह के महत्व के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, तो चलिए बात करते हैं। तो आपको हेडिंग सबसे पहले बना लेनी है सत्याग्रह का महत्व, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, तो चलिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली आप हेडिंग बनाओगे अहिंसक प्रतिरोध। सबसे पहली आप हेडिंग बनाओगे अहिंसक प्रतिरोध, और इसके अंदर आप लिखोगे कि सत्याग्रह ने अहिंसक प्रतिरोध के तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का एक नया तरीका दिखाया। ठीक है, इसके बाद जो आप अगली हेडिंग बनाओगे राष्ट्रीय एकता बनाओगे। क्या बनाओगे? राष्ट्रीय एकता। और उसके अंदर आप लिखोगे कि सत्याग्रह ने भारतीयों को एकजुट किया। सत्याग्रह ने क्या किया? सत्याग्रह ने भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी ना, इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके बाद 3 लाइनें और आपको लिखनी है। ये 3 लाइनें और आपको लिख देनी है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुनिया भर में अहिंसक प्रतिरोध के तरीके को प्रेरित किया। ठीक है, तो इतना अगर आप स्टार्टिंग से लगा करके जितने पॉइंट मैंने बनाए, जितने पॉइंट में मैंने जो चीज़ें मैंने कराई, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की, आपके सामने दिखाई, ये सारी अगर आप हेडिंग में जो भी मैंने कराया, अगर आप एकदम अच्छे तरीके से नोट करते हो और तैयार करते हो, तो मेक श्योर आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि मैं बात करता हूं जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये प्रश्न हमारा अब तक की दिखाया गया सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इस आंदोलन के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको असहयोग आंदोलन हेडिंग बनानी है सबसे पहले, और असहयोग आंदोलन में क्या करना है, ये 4 लाइनें आपको लिख देनी है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, स्वयं से आप पढ़ लेना। ठीक है, 4 लाइनों का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन में आपको जो अगली हेडिंग बनानी है, अगली आपको हेडिंग बनानी है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो आपका चलाया गया था, ये 1920 में शुरू किया गया था और ये 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, तो आपको हर एक पॉइंट बना करके एक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का वर्णन करना है। जैसे कि पहला पॉइंट आपको ये बनाना है, दूसरा पॉइंट आपको ये बनाना है, तीसरा पॉइंट आपको ये बनाना है, चौथा पॉइंट आपको ये बनाना है। ये 4 पॉइंट आपको बना करके इनके अंदर आप जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको लिखनी है और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको जो अगला पॉइंट बनाना है, अगली हेडिंग बनानी है, वो है असहयोग आंदोलन के परिणाम, और इसमें सबसे पहला आपको परिणाम बनाना है व्यापक समर्थन, और इसके अंदर आपको ये लिखना है। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बनाना है वो ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती। अगला पॉइंट आपको ये बनाना है और उसमें ये 3 लाइनें आपको लिख देनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा पॉइंट आपको बनाना है स्वराज की मांग को मजबूत करना। ठीक है, स्वराज की मांग को मजबूत करना, और उसमें भी आप ये 3 पॉइंट लिख दोगे, यानी ये 3 लाइनें आप लिख देंगे। चलिए इसके बाद आपको जो अगली नेक्स्ट हेडिंग बनानी है वो होगी असहयोग
आंदोलन की सीमाएं, और असहयोग आंदोलन की जो हमारी सीमाएं होंगी उसमें भी आपको पॉइंट बना बना करके सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी एक और क्वेश्चंस बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चंस होगा हमारा, लॉन्ग नंबर तीसरा, मैं आपको भी डिस्कस कराऊंगा। लेकिन ये जो हमारा असहयोग आंदोलन वाला क्वेश्चंस था, इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं शॉर्ट में डिस्कस कर चुका था 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को 6 नंबर में एकदम डीपली नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसको आप अच्छे से घर में पढ़ लेना, सारे पॉइंट को एकदम अच्छे से मैं डिस्कस करा रहा हूँ। केवल अंदर की जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इनको आप बस घर में जाकर पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो पॉइंट था असहयोग आंदोलन की सीमाएं, अब इस पॉइंट में आपको देखिए क्या क्या लिखना है। सबसे पहली आपको हेडिंग बनानी है अहिंसक घटनाएं। क्या बतानी है? हिंसक घटनाएं। तो हिंसक घटनाएं में ये 3 लाइनें या फिर 2 लाइनें लगभग आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको अगली जो नेक्स्ट हेडिंग बनानी है वो बनानी है आंदोलन की गति को बनाए रखना। आंदोलन की गति को बनाए रखना। ठीक है, और इसके अंदर लगभग 2.5 लाइनें आपको इसके अंदर भी लिख देनी है। और इसके बाद लास्ट में ये मतलब कि लगभग 2 से 2.5 लाइनें अगर आप बना करके लिख दोगे तो आपका ये जो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा असहयोग आंदोलन से रिलेटेड हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका था कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। पूरा संपूर्ण प्रश्न नहीं है असहयोग आंदोलन से, और असहयोग आंदोलन से कोई भी चीज़ आपके पेपर में आती है, अगर आपने ये प्रश्न एक बार तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड आता है तो जो चीज़ें मैंने जो पॉइंट मैंने डाल करके लिखवाया है, ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार कर लोगे तो कोई भी और कैसा भी प्रश्न असहयोग आंदोलन से आता है आप उसको आसानी से पेपर में करके आओगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो मैंने पॉइंट डलवाए हैं इस क्वेश्चंस में, सारे पॉइंट आपको डालने हैं, एकदम अच्छे से क्वेश्चंस विधिवत तैयार कर लेना। चलिए इसके बाद आगे जो आपको लास्ट क्वेश्चंस तैयार करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस आज का हमारा जो होने वाला है तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें लिखनी है, क्या क्या आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड में आया हुआ है और इसी वजह से इस क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, शामिल किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे महामंदी से आशय। तो सबसे पहली आप हेडिंग लगाएंगे महामंदी से आशय, और महामंदी से आशय में आप पता है क्या लिखोगे, आप लिखना स्टार्ट करोगे कि महामंदी एक आर्थिक संकट की स्थिति है। क्या है? महामंदी एक आर्थिक संकट की स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार में भारी गिरावट आती है। ठीक है, यह स्थिति वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है और लोगों के लिए जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर प्रभाव, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किसका, आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारी महामंदी होती है मतलब असल में ये होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है महामंदी का, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पूरी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली आप हेडिंग बनाओगे कि उत्पादन और निर्यात में गिरावट, किसमें, उत्पादन और निर्यात में गिरावट, और जिसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करेंगे सभी विद्यार्थी कि महामंदी के कारण भारत के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई। ठीक है, उत्पादन और निर्यात में आप लिखोगे कि महामंदी के कारण भारत के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में क्या आई, भारी गिरावट आई। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाओगे कि किसानों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, जिसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करोगे कि कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट
के कारण किसानों की आय कम हो गई, जिससे उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? जिससे उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। यदि आप इतनी चीज़ें लिख दोगे किसानों की दुर्दशा में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब कि जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा इस जो भी स्टूडेंट है इसने एकदम विधिवत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को जो आंसर है उसको लिखा है। तो वो आप मेक श्योर आपके आंसर को नहीं पढ़ेगा, केवल अगर आपने हेडिंग अच्छे तरीके से डाली हुई है ना, तो केवल हेडिंग को वो देखेगा और पूरे 6 में 6 नंबर आपको देगा। ठीक है, इसी वजह से एवरी क्वेश्चंस जो भी मैं करवाता हूं या फिर जो भी मैंने कराए हैं अभी तक, उसमें एवरी क्वेश्चंस में मैंने आपकी हेडिंग जरूर पढ़वाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखना। आगे आपको बात करते हैं। तो यदि मैं आगे बात करूं तो तीसरी आपको हेडिंग बनानी है बेरोजगारी और गरीबी। तीसरी आपको हेडिंग बनानी है बेरोजगारी और गरीबी, और इसके अंदर आपको लिखना है कि महामंदी के कारण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। महामंदी के कारण क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई, और जिससे लोगों का जीवन स्तर क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है, अगला आप पॉइंट बनाओगे आर्थिक संकट। अगला 4 पॉइंट बनाओगे आर्थिक संकट, और इसके अंदर आप लिखोगे कि महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और आर्थिक कमज़ोर कर दिया। क्या कर दिया? और अधिक कमज़ोर कर दिया, जिससे लोगों की आय में कमी आ गई। ठीक है, तो आर्थिक संकट में आप इतना लिखोगे। इसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे वो बनाओगे महामंदी के प्रभाव का विश्लेषण। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? महामंदी के प्रभाव का विश्लेषण। और इसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करेंगे सभी विद्यार्थी कि महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया और आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ावा दिया। महामंदी के प्रभाव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूत किया, क्योंकि लोगों ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतना प्रश्न जो भी यहाँ तक मैंने डिस्कस कराया महामंदी के प्रभाव का विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली भारत में आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी से क्या आशय है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट था हम लोगों का कि महामंदी से क्या आशय है। दूसरा पॉइंट था हम लोगों का कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में आने वाली महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसके हर एक पॉइंट पर मैंने एक हेडिंग बनवाई। ठीक है, और उस हेडिंग के तहत आपको सारी चीज़ें डिस्कस कराई। ठीक है, और इससे यहाँ पर हमारा जो भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आने वाली भारत पर आर्थिक महामंदी से आने वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हो चुका है। और जितनी भी चीज़ें मैं करवाता हूँ, जो जो पॉइंट मैं हाईलाइटेड करवाता हूँ, ठीक है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध पे आने वाली आर्थिक महामंदी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो जो भी मैंने चीज़ें करवाई हैं ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है। और कैसा भी क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करता हूं, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं, तो यह हमारा प्रश्न है विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया। यानी जो हमारी विश्व अर्थव्यवस्था होती है इसने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान है आपको वह बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चंस है। 2023, 2024 और 2025 के पेपर में ये क्वेश्चंस हमारा पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में विश्व अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसने कैसे स्थान ग्रहण किया। तो लिखोगे कि विश्व अर्थव्यवस्था ने तकनीकी प्रगति के कारण महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इसमें तकनीकी का योगदान कई तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि तकनीकी का योगदान कई तरीकों में से क्या क्या तरीके से हुआ है, तो सबसे पहली आपको हेडिंग बनानी है वैश्वीकरण। सबसे पहली आपको हेडिंग बनानी है वैश्वीकरण। ठीक है, सबसे पहली हमारी हेडिंग वैश्वीकरण होने वाली है और इसके अंदर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि तकनीकी ने विश्व अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में मदद की है, जिससे देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। क्या हुई है?
जिससे क्या हुआ है, देशों के बीच में व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। तो वैश्वीकरण में आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी है या फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है उत्पादन और वितरण। क्या बनाना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है उत्पादन और वितरण। और इसमें आपको लिखना प्रारंभ करना है कि तकनीकी ने उत्पादन और वितरण प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र यानी हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है। और इसके अंदर आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे कि तकनीकी ने सेवा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि आईटी और आईटी, ठीक है, जैसे कि आईटी और आईटीएस क्षेत्र में जो अब विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो आईटी और आईटीएस ये दोनों ही हमारे जो क्षेत्र हैं ये विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र में ये दो चीज़ें जो हुई थी ना, महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए इस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से स्थान ग्रहण किया, उसमें ये 3 तकनीकी योगदान को आपको लिख देना है पॉइंट बना करके। अब चलिए मैं बात करने वाला हूं जो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी के प्रभाव। तो अगली जो आपको हेडिंग बनानी है वो बनानी है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी के प्रभाव। तो सबसे पहला पॉइंट बना करके आपको लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय, और उसमें लगभग लिखेंगे कि तकनीकी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्व स्तर पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने में मदद की है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आप पॉइंट बनाओगे वो बनाओगे निर्यात और आयात, और उसमें लगभग ये 2.5 लाइनें आप लिख दोगे। ठीक है, अगला पॉइंट बना करके। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आगे आपका बस समाप्त ही होने वाली है ये क्लास, और इसके बाद आपके लगभग 40 मार्क्स बिल्कुल क्लियर और पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको बनाना है आर्थिक विकास, और आपको लगभग ये 2.5 लाइनें इसमें लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद जो आप अगली लास्ट हेडिंग बनाओगे वो बनाओगे विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। और विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति में आप लिखोगे कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था में कई देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें से पहला अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा चीन है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरा भारत है, कह सकते हो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट, जिसने भी इस क्लास को एकदम शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देखा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की इस क्लास के देखने के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस कराए, अगर आप नोट कर लेते हो तो मेक श्योर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर चाहिए है, आप कमेंट करना, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस तुरंत लाई जाएगी।